नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। जाने माने पत्रकार विनोद दुआ नहीं रहे। 67 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। एनडीटीवी से विनोद दुआ का पुराना रिश्ता रहा। एनडीटीवी पर उन्होंने खबर इंडिया और विनोद दुआ लाइव जैसे अहम कार्यक्रम किए। एनडीटीवी पर उनका एक बेहद चर्चित और बेहद मशहूर जायका इंडिया का भी कार्यक्रम रहा। दूरदर्शन पर उन्होंने जनवाणी से अपनी पहचान बनाई और दूरदर्शन पर चुनाव विश्लेषण के लिए भी वो जाने गए। एक निडर पत्रकार थे और सख्त सवाल पूछते थे विनोद दुआ। डॉक्टर प्रणय रॉय विनोद दुआ के साथ लंबे समय तक काम करते रहे। वे हमेशा कहते रहे कि विनोद दुआ सिर्फ महान पत्रकारों में से एक नहीं, बल्कि वे अपने दौर के महानतम हैं। उनके सफर और शख्सियत पर जानकारी दे रहे हैं एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर रविश कुमार। क्या बोलना है और कैसे बोलना है, इसे लेकर विनोद दुआ के पास जो एकाधिकार था, कोई उस स्तर तक नहीं पहुंच सका। भाषा उनके स्वभाव में आसानी से आती थी, लेकिन इसके बाद भी वे एक एक शब्द के लिए काफी मेहनत करते थे। अपने शब्दों को बहुत सम्मान देते थे और उनके उच्चारण की जगह खास तरीके से तय करते थे। उनकी भाषा माध्यम के हिसाब से सटीक थी, संक्षिप्त थी और शालीन थी। उनकी भाषा में अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी और उर्दू का बेहतरीन समावेश था। उनके पिता विभाजन के बाद पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खां से भारत आए थे। अपने पुरखों के शहर की पंजाबियत और उसकी ठाठ तब खूब झलकती थी जब वे पठान सूट पहना करते थे। कैमरे के सामने उनकी सहजता लाजवाब होती थी। टीवी का पत्रकार पत्रकारिता के पैमानों के साथ साथ टीवी के माध्यम के प्रति उसकी समझ और उसके बर्ताव को लेकर भी जाना जाता है, परखा जाता है। माध्यम के लिहाज से विनोद दुआ हमेशा ही श्रेष्ठ प्रस्तोता बने रहे। विनोद दुआ के काम को समझना है तो कैमरे के सामने उनके हाव भाव और उपस्थिति को देखिए। ऐसा लगता था कि दर्शक और उनके बीच कोई कैमरा नहीं है, दोनों आमने सामने बैठे हैं। किसी बात को कहकर और वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाने का फन उन्हें बहुत आसानी से मालूम था। जायका इंडिया सफल नहीं होता अगर वे खाना खाने, खाना बनाने और खाना खिलाने में माहिर ना होते। इस कार्यक्रम में विनोद को चलते फिरते देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें अपने माध्यम की कितनी गहरी समझ है। सब कुछ नपातुला बोलना और सही जगह पर बोलना। राजनीतिक पत्रकारिता में दखल रखने वाले विनोद दुआ मसालों और व्यंजनों पर राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से इस तरह से बात कर जाएंगे, किसी को यकीन नहीं था, मगर ये उनके स्वभाव का हिस्सा था। अपनी पत्नी के निधन के बाद भी वे फेसबुक पर लिखते रहे कि वापस लौटेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। दूरदर्शन के लिए उनका कार्यक्रम जनवाणी और परख आज भी यादगार माना जाता है। उस कार्यक्रम ने टीवी पत्रकारिता के लिए कई लोगों को प्रशिक्षित किया जो भविष्य में जाकर इस माध्यम का चेहरा बने। आपके इस एंकर को भी विनोद दुआ के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस माध्यम के बारे में उनसे काफी कुछ सीखा है मैंने और जाना है। मेरे कई सहयोगियों ने जाना है। काम के बीच में उनका गुनगुना देना और किसी पुराने गाने को यूं याद कर लेना सबको सहज कर देता था कि सीनियर हैं मगर सहयोगी वाले सीनियर हैं, दादा वाले नहीं। अपनी पत्नी चिन्ना के साथ उनका गाना और अच्छा गाना उनके दोस्त कभी नहीं भूल सकते। हाल के दिनों तक वे तलत महमूद, बड़े गुलाम अली खां, पंडित जसराज की गायकी पोस्ट करते रहे। डॉक्टर प्रणय रॉय और उनकी जोड़ी चुनावी नतीजों के दिन पूरे देश को जगा देती थी और जगाए रखती थी। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम किया। दोनों ने अलग अलग भी काम किया और एनडीटीवी में भी एक साथ लंबे अरसे तक काम किया। टीवी पत्रकारिता का एक शानदार पन्ना आज अलग हुआ है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस माध्यम में इस कदर हैं कि लगता ही नहीं कि आज नहीं है।
हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेता ने उन पर राजद्रोह का मामला दायर कर दिया था। उस मुकदमे का सामना भी विनोद ने उसी निर्भीकता से किया। सुप्रीम कोर्ट ने विनोद के पक्ष में फैसला दिया। विनोद दुआ हों और कुछ बोल ना रहे हों, कुछ सख्त ना बोल रहे हों, तो फिर वे विनोद दुआ नहीं हो सकते। उनकी चाल ढाल में निर्भीकता भरी रहती थी। विनोद दुआ नहीं है तो आज वो दिल्ली भी नहीं है, जो उनके टीवी पर आने पर पूरे देश की हो जाया करती थी। पत्रकारिता तो अब वैसी नहीं रही, लेकिन विनोद दुआ ताउम्र वैसे ही रहे जैसे थे। उनके पास बहुत सारे किस्से थे और उन्हें लेकर बहुत सारे किस्से थे। एनडीटीवी के तमाम दर्शकों के साथ हम सब उनके पुराने सहयोगी बहुत याद कर रहे हैं। विनोद दुआ को बहुत मिस कर रहे हैं। लखनऊ में करीब 69,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर परीक्षा में हुई धांधली से नाराज कई ऐसे लोग थे जो सड़कों पर नजर आए। उन्होंने कैंडल मार्च किया और कैंडल मार्च कर रहे लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जो लोग वापस भागते हुए नजर आए उनको भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का अब चौथा केस मिल गया है। ये केस मुंबई के कल्याण डोंबिवली में है। 33 साल के एक शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं और संक्रमित शख्स 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दुबई और दिल्ली होते हुए फिर मुंबई आए थे। संक्रमित शख्स को फिलहाल मुंबई के कल्याण डोंबिवली कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये चौथा केस है और हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, क्या पता चल रहा है इस केस के बारे में? जी अंजलि, ये भारत का चौथा ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस है महाराष्ट्र में जो मिला है और कल्याण डोंबिवली का ये शख्स है 33 साल का, जो कि साउथ अफ्रीका से आया था दुबई और दिल्ली होते हुए। तो जब इसका RT-PCR 72 घंटे पहले का था वो नेगेटिव था, लेकिन जो दिल्ली में इसका टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट तब आया था जब ये मुंबई पहुंच चुका था और ईमेल के जरिए उसे ये टेस्ट का रिजल्ट मिला था जो पॉजिटिव पाया गया था। तब तक वो मुंबई पहुंच के मुंबई से डोंबिवली, जो कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आता है मुंबई से नजदीक, वहां पहुंचा था और उसके वहां पहुंचने के बाद कल्याण डोंबिवली के कोविड केयर सेंटर में उससे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया था। लेकिन तब तक जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है शुरू हो गई थी, यानी कि जो कैब ड्राइवर उसे लेकर गया था उसकी तलाश शुरू हो गई थी। जिस फ्लाइट से वो दिल्ली से मुंबई पहुंचा था उसके करीब 25 लोगों को टेस्ट किया गया, लेकिन वो नेगेटिव आए हैं। इसी के साथ ही जो उसके करीबी थे, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट वाले थे और जो लो रिस्क कॉन्टैक्ट वाले थे, कुल मिला के 35 लोग थे। उन 35 लोगों की भी टेस्टिंग हुई है, वो नेगेटिव आए हैं, तो ये एक राहत वाली बात है। अगर इस शख्स की बात करें जो 33 साल का शख्स है जिसको इस वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है, वो स्टेबल बताया जा रहा है और माइल्ड फीवर है, तो ज्यादा लक्षण उसके नहीं है। लेकिन हाँ, जब वो पहुंचा था मुंबई से दिल्ली से मुंबई और मुंबई से डोंबिवली, तो ये ऐसा पहला केस था मुंबई का जहां पे ये हलचल मची थी कि ऐसा साउथ अफ्रीका से जो शख्स आया है वो कोविड पॉजिटिव निकला है। और मुंबई पहुंचने के बाद उसे पता चला था, तो बहुत लोगों से मिलते हुए और वो डोंबिवली पहुंचा था, तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो चुकी थी। तो फिलहाल स्टेबल बताया जा रहा है, सारे कॉन्टैक्ट्स उसके नेगेटिव आए हैं, ये राहत की बात है। और अभी तक में फिलहाल अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 30 जो लोग हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं जो एट रिस्क कंट्री से आए हैं। तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है और कुछ दिनों में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पूजा। और इस वक्त ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों का एक पैनल बनाया है। इस पैनल में बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चड़ूनी, युद्धवीर सिंह, अशोक धावले और शिव कुमार कक्का शामिल हैं। किसान नेता हिम्मत सिंह ने एनडीटीवी को बताया कि कल रात गृह मंत्री अमित शाह ने बलबीर सिंह राजेवाल और युद्धवीर सिंह से बात की थी। गृह मंत्री ने कहा कि वो किसानों के मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत चाहते हैं। आंदोलन खत्म करने पर 7 दिसंबर को अब एक बैठक होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा। एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी। 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं। और किसान नेता हिम्मत सिंह से बात की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त सिंगू बॉर्डर में हैं और किसानों ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई सरकार से बातचीत के लिए। इससे पहला एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से संपर्क साधा, क्योंकि फैसला नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह आंदोलन आगे बढ़ सकता है। क्या अमित शाह ने बातचीत की किसानों से और किसानों ने क्या फैसले से बात करने के लिए हिम्मत सिंह गुर्जर साहब हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं, शाहजहांपुर बॉर्डर पर ये अपना आंदोलन करते हैं। सर, क्या अमित शाह से बातचीत हुई? किसको फोन किया था और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा? रात को उनका फोन आया था बलबीर राजेवाला जी को और युद्धवीर सिंह जी को। उन्होंने ये कहा था कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप नाम तय कर दीजिए, हम एमएसपी पे बात करेंगे, आपके मुआवजे पे बात करेंगे और केसों को वापस लेने की बात करेंगे। जैसा कि होम मिनिस्ट्री ने कल एक नोट जारी किया था, जो इंटरनल नोट था उनका, वो सभी सरकारों को बोला गया था। तो हरियाणा सरकार पहले बात नहीं कर रही थी मुकदमों की, तो हरियाणा सरकार ने उस पर बात की है। अब उसके बाद में एक आशा की किरण दिखाई दी है इस आंदोलन के लिए और हमारे लिए। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की जो बात थी, उस पर उन्होंने कहा था कि आप कमेटी बना दीजिए, कमेटी में आपके जो किसान नेता हैं उनको शामिल करिए। हमने 5 राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया है और 5 राज्यों के प्रतिनिधित्व सरकार उससे रेगुलर बात करेगी। और हम चाहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब मॉडल पर जो मुआवजा दिया है, जैसे राहुल गांधी जी ने जो राहुल गांधी जी ने जो कल वो दिया था, लिस्ट दी थी, उसके आधार पर वो दबाव में आए हैं और उन्होंने ये कहा कि पंजाब मॉडल पर हम मुआवजा देंगे, जो पंजाब मॉडल ने दिया है 5-5 लाख रुपए। 7 तारीख से पहले लग रहा है आपको कि बातचीत होगी सरकार से और किसानों की? हमने 7 तारीख तक का समय दिया है। यदि 7 तारीख को बातचीत नहीं होगी तो बात बिगड़ेगी। फिर 7 तारीख को बातचीत हो गई तो क्या? 7 तारीख की बातचीत हो गई तो 7 तारीख को बातचीत होगी, आंदोलन समाप्ति की तरफ जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से संपर्क साधा, एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश है और उम्मीद यह है कि 7 तारीख को किसान सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद, जिसमें खासकर मुकदमे वापसी की बात है, सरकार से वो लिखित आश्वासन मिलते ही 7 तारीख को किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। सहयोगी मोहम्मद मुसलिम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।